नए साल की आप सभी को बातें यूपी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। साल भर हमारी यही कोशिश होती है कि हम आप तक हर वो खबर पहुंचा पाएं जो आपके लिए ज़रूरी है। हम साल भर इसके लिए मेहनत भी करते हैं। कुछ खबरें छूटती हैं, कुछ हमें आप बताते हैं और देखते ही देखते सिलसिला पूरे एक साल में बदल जाता है और खड़ा हो जाता है खबरों का एक बड़ा अंबार। बीता हुआ साल भी अपने साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को छोड़ गया है जो न सिर्फ आपके नॉलेज और एग्जाम के लिए बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश वार्षिकी 2022 में हम आपको कुछ उन्हीं अहम खबरों से रूबरू करा रहे हैं जिसकी वजह से साल 2022 में हमारा यूपी चर्चा में रहा है। साल 2022 की शुरुआत हुई तो यूपी को पहली सौगात मिली मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में इसकी आधारशिला रखी और एक अनुमान के मुताबिक ये विश्वविद्यालय साल 2024 के अंत तक या साल 2025 के शुरुआत तक बन करके तैयार हो जाएगा। यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हर तरह के यानी कि इंडोर, आउटडोर और वाटर गेम्स की वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी जाएगी और इस यूनिवर्सिटी में हर साल 1080 खिलाड़ियों को प्रवेश दिलाया जाएगा और उन्हें उच्च स्तरीय खेल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अगली खबर, इस साल जल शक्ति मंत्रालय के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में यूपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला। यह अवार्ड यूपी को जल संवर्धन और जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए अच्छे कामों के लिए दिया गया और तब राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद ने सभी पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया था। इस साल यूपी के 4 वनटांगिया गांव यानी कि भवानीपुर, तड़िया, ढकिया और बिछिया को राजस्व गांव घोषित किया गया। राजस्व गांव यानी कि एक स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जिसमें कई गांवों को शामिल किया जाता है। यहाँ सभी सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित कराई जाती है और राजस्व गांवों का मुखिया एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये गांव नेपाल की सीमा पर मौजूद बहराइच जिले के मिहिनपुरवा तहसील के हैं। ये गांव जहां बसे हैं इन्हें वन गांव भी कहा जाता है और वनटांगिया समुदाय का इतिहास ये है कि औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान इन्हें म्यांमार से पेड़ लगाने के लिए यहाँ पर लाया गया था। साल की शुरुआत में एक अच्छी खबर सुनने को ये मिली थी कि काशी को शंघाई सहयोग संगठन ने साल 2022-23 के लिए अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है और ये पहली बार हुआ जब शंघाई सहयोग संगठन ने किसी शहर को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना है। अब इस साल भारत इस यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन यानी कि एससीओ की मेजबानी भी कर रहा है। साल की शुरुआत तो अच्छी हुई लेकिन पारंपरिक भारतीय नृत्य शैली कथक को दुनिया के मंच पर ले जाने वाले कथक नर्तक बिरजू महाराज के निधन से जुड़ी खबर ने प्रदेश के एक सितारे को हम सब से छीन लिया। पद्म विभूषण, नृत्य शिरोमणि, संगीत नाटक अकादमी जैसे कई सम्मानों से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से ताल्लुक रखते थे और इनके पिता अच्छन महाराज भी कथक के काफी जाने माने नर्तक थे। इस खबर ने भी यूपी वालों को खूब लुभाया था। इसी साल पहली बार यूपी की किसी टीम की आईपीएल में एंट्री हुई थी। नाम रखा गया था लखनऊ सुपर जायंट्स और आईपीएल 2022 के सीजन में इस टीम ने आईपीएल में खेले कुल 14 मैचों में से 9 मैचों में जीतकर खूब धमाल मचाया था। देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जैसी बड़ी खबर भी हमारे यूपी से ही जुड़ी रही। दिव्यांग बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए लखनऊ में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत हुई और अब यहाँ पर दिव्यांग लोगों की जरूरत के हिसाब से हर तरह की सुविधाएं और उपकरण मौजूद हैं जिससे हाई क्वालिटी ट्रेनिंग इन्हें दी जा सकती है। बनारस की शिवांगी सिंह और राफेल लड़ाकू विमान की पहली भारतीय महिला पायलट ने इस साल 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर वायुसेना की झांकी में हिस्सा लिया और वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली शिवांगी दूसरी महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022 के लिए निकली राज्यों की झांकी में एक बार फिर से हमारे यूपी को पहला स्थान मिला है। इस साल उत्तर प्रदेश की झांकी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम की थीम पर आधारित थी। इसी साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस के मौके पर यूपी के बखिरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया और इसी के साथ ही यूपी में रामसर साइटों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। बखिरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर जिले में मौजूद है और यह अभयारण्य सर्दियों के दौरान मध्य एशियाई पक्षियों का घर माना जाता है। गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण पत्रिका के संपादक राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत इस साल दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राधेश्याम खेमका ने साल 1982 में सबसे पहले कल्याण पत्रिका के विशेषांक का संपादन किया था और उसके बाद 38 सालों तक लगातार उन्होंने इस मासिक पत्रिका का संपादन किया।
इसी साल उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए। 403 सदस्यों के चुनाव के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने 403 सीटों में से 255 सीटें जीतने में सफल रही। यूपी में 1985 के चुनाव के बाद पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई सरकार दूसरी बार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके दोबारा से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटी थी। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और चुनाव संपन्न होने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वरिष्ठतम विधायक रमापति शास्त्री को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया और वर्तमान में सतीश महाना उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के दौरान लखनऊ के एपी सेन पीजी कॉलेज में देश का पहला ग्रीन बूथ बनाया गया। इस बूथ पर ऊर्जा संचालन की पूरी व्यवस्था सौर ऊर्जा द्वारा की गई। इस ग्रीन बूथ का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूक करना था। नोएडा प्राधिकरण ने वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना की तर्ज पर सेक्टर 54 के डंपिंग ग्राउंड को समुद्री बीच के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। इस परियोजना के तहत 25 एकड़ के क्षेत्रफल में वेटलैंड का विकास किया जाएगा। इस वेटलैंड के लिए जल की उपलब्धता वर्षा जल के अलावा सीवेज उपचार संयंत्र से प्राप्त उपचारित जल द्वारा की जाएगी। इस साल दिल्ली के पुराना किला में उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य चरकुला और शास्त्रीय नृत्य कथक का भी प्रदर्शन किया गया। यह आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विदेश मंत्रालय और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के सौजन्य से हुआ था। चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं बड़े गोलाकार लकड़ी के पिरामिड को अपने सर पर रखकर कृष्ण भक्ति गीतों पर नृत्य करती हैं, जबकि कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसे अवध के नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में विशेष संरक्षण मिला था। इस साल विश्व कठपुतली दिवस के मौके पर वाराणसी में पुतुल उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव को मनाने का मुख्य उद्देश्य विलुप्त होती भारत की प्राचीन कला को फिर से जीवंत करना है। इस उत्सव की थीम थी आजादी के रंग पुतुल के संग। इस उत्सव का आयोजन संगीत नाटक अकादमी के तत्वाधान में बनारस के 80 घाट पर किया गया था। बारी है पद्म पुरस्कार से जुड़ी खबर की। साल 2022 में उत्तर प्रदेश के कुल 13 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें 2 पद्म विभूषण, 3 पद्म भूषण और 8 पद्मश्री पुरस्कार यूपी से जुड़ाव रखने वाली अलग अलग शख्सियतों को दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पद्म विभूषण पुरस्कार राधेश्याम खेमका और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह को मरणोपरांत प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार कला, शिक्षा, साहित्य और सार्वजनिक मामलों के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यूपी की 2 महिलाओं यानी कि आरती राणा और नीरजा माधव को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरती राणा को यह पुरस्कार 800 से अधिक थारू महिलाओं को शिल्प का प्रशिक्षण देने और 150 महिला स्वयं सहायता समूहों की स्थापना करने के लिए मिला है, जबकि नीरजा माधव को पुरस्कार साहित्य के माध्यम से महिलाओं और समाज के कमजोर तबकों के लिए आवाज उठाने के लिए दिया गया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के 73वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन 12 से 13 मार्च 2022 को प्रयागराज में हुआ है। इस सम्मेलन के 111 साल के इतिहास में अब तक 7 बार इसका अधिवेशन प्रयागराज में किया गया है। अंतिम बार इसका आयोजन 1994 में प्रयागराज में हुआ था। प्रोफेसर दीपक धर को साल 2022 का वुड्समैन पुरस्कार प्रदान किया गया है। वो पहले भारतीय हैं जिन्हें पुरस्कार मिला है। प्रोफेसर धर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद आईआईटी कानपुर से परास्नातक किया है और ये पुरस्कार उन्हें सांख्यिकी, भौतिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। इसी साल देश की पहली रैपिड रेल का ट्रायल दिल्ली से मेरठ के बीच चलाकर किया गया। ये ट्रेन दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक आई थी। इस ट्रेन के सफल परिचालन के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च 2023 से रैपिड ट्रेन का परिचालन दुहाई डिपो से साहिबाबाद के बीच किया जाएगा। साल 2021 के लिए साहित्य जगत का प्रमुख पुरस्कार यानी कि सरस्वती सम्मान रामदरश मिश्र को प्रदान किया गया। हिंदी भाषा के लिए दिया गया पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साल 2021-22 फसल वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश देश का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बन गया है। इस फसल वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में 29.58 मिलियन टन सब्जी का उत्पादन हुआ है। इसके पहले पश्चिम बंगाल शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के पटवाई गांव में देश के पहले अमृत सरोवर का निर्माण किया गया। इस साल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश में 75 सरोवरों का विकास किया जा रहा है, जो कि पर्यटन और
मनोरंजन के केंद्र होंगे। इसके अलावा इन सरोवरों के द्वारा जल संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इन सरोवरों में बोटिंग और वाटर गेम्स की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। इस साल नीति आयोग के राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में उत्तर प्रदेश को 13वीं रैंक मिली है। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है और 6 मानकों के आधार पर बने सूचकांक में उत्तर प्रदेश की ओवरऑल रैंकिंग 41 रही है। इसी साल प्रयागराज जंक्शन को उत्तर मध्य रेलवे का सर्वश्रेष्ठ स्टेशन घोषित किया गया है। रेलवे द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रयागराज मंडल को समग्र सुधार शील्ड, सर्वोत्तम स्टेशन प्रमाण पत्र शील्ड सहित अनेक क्षेत्रों के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। प्रयागराज मंडल के अलावा आगरा मंडल और झांसी मंडल को भी शील्ड दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जेम पोर्टल से खरीद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पहला पुरस्कार मिला है। सरकारी खरीद को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 9 अगस्त 2016 को ई मार्केट जैम पोर्टल की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि जैम पोर्टल का पूरा नाम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डेजी रॉकवेल ने उनके इस उपन्यास यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। पुरस्कार की राशि गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल के बीच बराबर बराबर बांटी गई है। आपको बता दें कि रेत समाधि हिंदी की पहली रचना है जिसे पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने साल यूपी के दूसरे तराई हाथी अभयारण्य को मंजूरी दे दी है। यूपी का दूसरा हाथी तराई अभयारण्य 4 जिलों में फैला होगा, जिसमें लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत और शाहजहांपुर जैसे जिले शामिल होंगे। इसमें दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दक्षिणी खीरी वन प्रभाग के गोला और मोहम्मदी रेंज भी इसमें शामिल होंगे। प्रशासन संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए 23 मई 2022 को प्रदेश सरकार ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल में जाकर लोग सरकारी विभाग से जुड़ी शिकायत कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने कहा है कि इस पोर्टल पर शिकायत करने पर समस्याओं को दूर करने के लिए त्वरित गति से काम किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। बलरामपुर जिले के इमिलिया कोडर गांव में थारू जनजाति संग्रहालय इस साल बनकर तैयार हो गया है। यह प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय है। इमिलिया कोडर गांव थारू जनजाति का प्रमुख निवास स्थान है। इस संग्रहालय में थारू जनजाति के उद्विकास से लेकर उनके धर्म, परंपराओं, रहन सहन, खान पान और जीवन शैली सभी आयामों को प्रदर्शित किया गया है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा अब पेपरलेस हो गई है। अब विधानसभा की बैठक में विधायक पेन पेपर की जगह टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न पूछने से लेकर जवाब देने तक की सारी प्रक्रिया टैबलेट के द्वारा की जा रही है। विधानसभा की कार्रवाई में टैब कैसे काम करेगा, इसके लिए विधायकों को इस साल ट्रेनिंग भी दी गई है। वाराणसी के गंजारी में इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा भी इस साल की गई है। गंजारी वाराणसी के राजा तालाब तहसील में पड़ता है। बीसीसीआई ने इसके लिए लगभग 25 एकड़ की भूमि चिन्हित कर ली है। सरकार ने स्टेडियम के लिए भूमि खरीदने के लिए 90 करोड़ की प्रारंभिक धनराशि भी जारी कर दी है। भूमि खरीदने के बाद इस पर स्टेडियम बनवाने की जिम्मेदारी भी बीसीसीआई को सौंपी गई है। इस साल प्रदेश को बुंदेलखंड एक्सप्रेस के रूप में एक और बड़ी सौगात मिली है। 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के पिछड़े इलाकों को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली एनसीआर से जोड़ रहा है। ये एक्सप्रेसवे इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर और महोबा जैसे पिछड़े जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी भी दे रहा है। इस साल काशी विश्वनाथ धाम उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन वाला मंदिर बन गया है। इस मंदिर में हवा को शुद्ध और धूल कणों से मुक्त रखने के लिए एयर प्यूरीफायर लगाए गए हैं। इस मंदिर में 12 एयर प्यूरीफायर लगाए गए हैं जो कि हेप्पा यानी कि हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर तकनीक से बनाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के कारण इस मंदिर में कार्बन की मात्रा में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि देखी जा रही थी, जिसकी वजह से यहां पर एयर प्यूरीफायर लगवाने का फैसला लिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने वृंदावन के 2 मंदिरों इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर को भोग सर्टिफिकेट भी इस साल दिया है। यह प्रमाण पत्र ईट राइट कार्यक्रम के तहत FSSAI भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। यह प्रमाण पत्र अलग अलग परीक्षणों के बाद दोनों मंदिरों को दिया गया है। इसी साल इटावा में चंबल सहित 5 नदियों के संगम पंचनद में कटहल उत्सव का आयोजन किया गया।
इस फेस्टिवल में अलग अलग प्रजाति के कटहल शामिल किए गए थे, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे थे। इस उत्सव का आयोजन चंबल फाउंडेशन द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि एक समय में चंबल के बीहड़ों में बहुतायत मात्रा में कटहल का उत्पादन किया जाता था। इसी साल उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी योजना लागू की है। इस योजना के तहत सरकार लोगों को उनके पुश्तैनी घर से संबंधित कागजात या प्रमाण पत्र जारी करेगी, जिससे लोगों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा मिल सके। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के गांव में रहने वाले लगभग 2.5 करोड़ लोगों को अक्टूबर 2023 तक प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। साल 2022 में प्रदेश में वन तहसील वन प्रोडक्ट योजना शुरू करने का भी फैसला लिया गया। एमएसएमई विभाग इस योजना में मदद कर रहा है और इस स्कीम का उद्देश्य तहसील स्तर पर किसी खास कस्बे के प्रसिद्ध उत्पादों को बढ़ावा देना है। इसी साल मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना भी शुरू की गई। इसमें नए नगर निकायों के लिए विकास के काम किए जाने हैं। इस योजना में नए शहरी क्षेत्रों में सीवरेज, पेयजल, पार्किंग, स्वच्छता, चौराहों के सौंदर्यीकरण, स्ट्रीट लाइटिंग, सामुदायिक केंद्रों, सड़क निर्माण, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नोएडा में 3,000 करोड़ रुपए की लागत से एक अपैरल पार्क बनाए जाने का भी ऐलान किया गया है। इसमें 115 कपड़ा इकाइयां स्थापित की जाएंगी और 2 लाख लोगों को रोजगार इससे मिलेगा। फिलहाल इस पार्क के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अपैरल पार्क के जरिए यूपी में कपड़ा उद्योग में निवेश बढ़ाने की योजना है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, यूपी का कपड़ा उद्योग राज्य का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। राज्य में सबसे ज्यादा कपड़ा निर्यात करने वाले शहरों में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद की हिस्सेदारी क्रमशः 41% और 11% है। जुलाई महीने में 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का शुभारंभ हुआ। इसी दौरान केंद्र सरकार ने आम के मेगा क्लस्टर को भी मंजूरी दी, जिसके तहत 5 साल में केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। लखनऊ के मेगा क्लस्टर के आमों को काकोरी ब्रांड के रूप में टैग किया गया है। इसके माध्यम से आम के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, निर्यात और गुणवत्ता वृद्धि के सभी आयामों पर काम किया जाएगा। फरवरी 2023 में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सिंगापुर उत्तर प्रदेश का पहला निवेशक देश बना है। यूपी गवर्नमेंट ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल निवेशार्थी के माध्यम से अब तक 1.68 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं और इनसे प्रदेश में लाखों नौकरियों की भी संभावना है। जेवलिन थ्रो में मेरठ की अनु रानी ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता। इसके बाद वो उपलब्धि हासिल करने वाली देश की पहली महिला जेवलिन थ्रोवर बन गई हैं। अनु रानी ने अपने तीसरे प्रयास में 60 मीटर दूर तक भाला फेंककर यह स्थान हासिल किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनु रानी मेरठ के बहादुरपुर गांव की रहने वाली है। इसी साल ये ऐलान हुआ कि यूपी सरकार सिंगापुर की तर्ज पर देश में पहली नाइट सफारी और जैविकता पार्क लखनऊ में बनाएगी। ये लखनऊ के कुकरैल रिजर्व फॉरेस्ट में बनाया जाएगा। देश में 13 ओपन डे सफारी के बाद यह देश की पहली नाइट सफारी होगी, जो इको टूरिज्म और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देगी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के साल 2021 के सम्मान और पुरस्कार वितरण में संस्थान का प्रतिष्ठित 8 लाख रुपए का भारत भारती सम्मान इस साल दिल्ली के डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया। 5 लाख रुपए का लोहिया साहित्य सम्मान देहरादून के बुद्धिनाथ मिश्र को और 5 लाख रुपए का हिंदी गौरव सम्मान हरियाणा के डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को दिया गया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साल 2021 के लिए दिए जाने वाले अन्य सम्मानों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, अवंतीबाई साहित्य सम्मान, अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान, साहित्य भूषण, लोक भूषण, कला भूषण, विद्या भूषण और विज्ञान भूषण के अलावा पत्रकारिता भूषण जैसे दर्जनों पुरस्कार दिए गए हैं। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर के तैयारी की चर्चा भी इस साल यानी कि 2022 में जोरों पर रही। इसके लिए 5 एकड़ जमीन पर कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव दिया गया और व्यवस्थाओं को देखने के लिए श्री बांके बिहारी मंदिर का एक ट्रस्ट भी बनाया जाएगा। इसका ऐलान भी किया गया है। साल 2022 में यूपी बाजरा के उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। यूपी लगभग 50 लाख मीट्रिक टन बाजरा के उत्पादन के साथ देश में बाजरा उत्पादन में 19.69% योगदान देने वाला राज्य बन गया है। देखा जाए तो देश और प्रदेश की राज्य सरकार बाजरा और अन्य मोटे पोषक अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए कई तरह की पहल कर रही है और संयुक्त राष्ट्र ने भी साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। शिक्षक दिवस के मौके पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए यूपी के देवरिया के शिक्षक खुर्शीद अहमद का चयन किया गया है। खुर्शीद अहमद बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों में चुने गए इकलौते शिक्षक हैं। यूपी का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट औरैया जिले के दिबियापुर में इसी साल बनकर के तैयार हुआ है। एनटीपीसी में जलाशय पर बने इस 20 मेगावाट सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन भी शुरू हो गया है। इस पहल से व्यवसायिक क्षेत्र में सस्ती बिजली मुहैया होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनटीपीसी अब तक 4 प्रदेशों यानी कि तेलंगाना, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश के जलाशय पर तैरते हुए सोलर प्लांट लगा चुकी है। साल 2022 में देश का दूसरा नैनो फर्टिलाइजर प्लांट प्रयागराज के फूलपुर में खोला गया। इस प्लांट में तरल यूरिया का उत्पादन शुरू हो चुका है। इससे पहले गुजरात के ककोल गांधीनगर में देश के पहले नैनो फर्टिलाइजर प्लांट की स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल हुरुन रिच लिस्ट में पहली बार प्रयागराज के किसी शख्स का नाम शामिल हुआ है। प्रयागराज के अलख पांडे यानी कि फिजिक्स वाला के संस्थापक और सीईओ, जिनका स्टार्टअप अब 8,000 करोड़ रुपए की इवैल्यूएशन के साथ यूनिकॉर्न लिस्ट में शामिल हो गया है। अलख पांडे के अलावा यूपी के 24 और रईसों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। राज्य सरकार ने भारत सरकार के नीति आयोग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश नीति आयोग के पुनर्गठन का प्रस्ताव कैबिनेट में इस साल पारित कर दिया है। इस नए आयोग का नाम स्टेट ट्रांसफॉर्मिंग कमीशन यानी कि राज्य परिवर्तन आयोग रखा गया है। यूपी के कानपुर में जन्मे प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन साल 2022 की बड़ी घटनाओं में शुमार रहा। राजू श्रीवास्तव की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई थी। इन्हें कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से पहचान मिली और साल 2019 में इन्हें यूपी फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया था। यूपी के लिए साल 2022 में एक और बड़ी क्षति समाजवादी पार्टी के संरक्षक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन की भी रही। साल 1967 में उत्तर प्रदेश की जसवंत नगर विधानसभा से पहली बार चुनाव जीतने वाले मुलायम सिंह यादव साल 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और फिर 1993 में वो दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद 1996 से 1998 तक यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में वो रक्षा मंत्री भी रहे और साल 2003 में वो तीसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। उत्तर भारत का पहला जीआई महोत्सव अक्टूबर में वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित किया गया था। इसमें उत्तर भारत के कई राज्यों के जीआई उत्पादों की प्रदर्शनी लगी, जिसमें उत्तर भारत के 11 राज्यों के लगभग 90 जीआई उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस महोत्सव का उद्देश्य जीआई उत्पादों, लाभ और इसकी खासियत के बारे में जानकारी देना है। इसके साथ ये महोत्सव ये जानकारी भी देता है कि किस राज्य के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला हुआ है। साल 2022 में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में मौजूद रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व से केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आपको बताते चलें कि साल 2022 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बुंदेलखंड में बाघ अभ्यारण्य बनाने को भी मंजूरी दी थी। तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश वार्षिकी 2022, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश की उन महत्वपूर्ण घटनाओं का आपसे जिक्र किया है जिसकी वजह से साल भर हमारा यूपी चर्चा में रहा है। कैसा लगा आपको हमारा यह कार्यक्रम? हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी सुविधा के लिए हम इन सभी खबरों का एक कंपाइलेशन भी बहुत जल्द अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बातें यूपी की ओर से ढेरों शुभकामनाएं।